प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा शर्मा, सिलाई की टीचर, आपको आज सिलाई के विषय में बताऊंगी। विभिन्न प्रकार के कपड़ों के तंतु एवं उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कराऊंगी। इसमें आप पहले समझ लीजिए तंतु किसे कहते हैं। तंतु यानी कि रेशा। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तंतु होती है, जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। वो कच्ची सामग्री के रूप में ही हमें मिलती है तथा इसे फिर प्रयोग किया जाता है। तंतुओं को सबसे पहले सूत या धागे के रूप में बनाते हैं, फिर उससे वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो आप जान गए हैं कि तंतु किसे कहते हैं। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु है, जो वस्त्र निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी बने हुए वस्त्र में से किसी एक ताने को निकाल के उसके घुमाव को खोला जाए तो उसमें या उसे अनेक छोटे छोटे मुलायम बालों के समान तंतु अलग किए जा सकते हैं। कई तंतुओं के सहयोग से सूत तैयार किया जाता है। बच्चों, जो कपड़े के धागे होते हैं तो उसको अगर उसकी ऐंठन को अगर हम मोड़े उल्टी दिशा में घुमाएं तो उसमें से आपको 3, 4, 5 या 1, 2 लेयर निकलेगी। तो यही हमारा रेशा मिलकर उसको ऐंठते हैं, तभी वो वस्त्र के रूप में तैयार हो जाते हैं और ये सूत बन जाते हैं। इसी सूत को वस्त्र निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। सिलाई करने में भी यही सूत धागा बन जाता है तो कपड़े की सिलाई हो जाती है। इसी से वस्त्र भी निर्माण हो जाता है, बन जाता है वस्त्र। तो इस प्रकार आप जान गए हैं। इसमें अब आप जानिए कि तंतुओं का आकार। तंतुओं का क्या आकार होता है? तंतु में 2 प्रकार के आकार होते हैं। क्या है? एक लघु आकार, एक दीर्घ आकार। दीर्घ आकार में एक रेशीय तंतु और बहुरेशीय तंतु 2 आते हैं, 2 भाग आते हैं इसमें। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। तंतुओं को लंबाई के आधार पर उन्हें 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है? लघु आकार। लघु आकार में कृत्रिम एवं प्राकृतिक तंतु, जिन्हें सेंटीमीटर में नापा जाता है, वे लघु आकार के तंतु कहलाते हैं। इनकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक की होती है। ये सभी प्राकृतिक तंतु लघु आकार के होते हैं। दूसरा नंबर होता है दीर्घाकार तंतु। दीर्घाकार तंतु ऐसे तंतुओं की लंबाई को मीटर में नापा जाता है। इन्हें काट कर छोटा भी किया जा सकता है। बिना बटे हुए बहुत से समांतर तंतुओं को भी एक साथ मिलाकर रस्सी सा बना लिया जाता है। सभी कृत्रिम एवं रेशम के तंतु दीर्घाकार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशीय तंतु, बहुरेशीय तंतु। एक रेशीय में इससे वस्त्र मोटे और मजबूत होते हैं। मोटे प्रकार के जो वस्त्र होते हैं इससे बनाए जाते हैं। ये केवल एक ही मुलायम और मजबूत तंतु से बना होता है। और दूसरा क्या होता है? बहुरेशीय तंतु। ये बहुत से दीर्घाकार तंतुओं को एक साथ मिला के बनाए जाते हैं। एक लंबे धागे का निर्माण इनसे किया जाता है। तंतुओं के आकार, संख्या और इनमें दी जाने वाली ऐंठन में भिन्नता होती है, तभी वो मोटे होते हैं, आकर्षक और कोमल, सुंदर एवं चमकदार एवं टिकाऊ होते हैं। अब आप तंतुओं के गुणों का अध्ययन करेंगे। तंतुओं के गुणों का अध्ययन में इसमें जिन तंतुओं का उपयोग वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है वे आकर्षक, आरामदायक व मजबूत होने चाहिए। अतः तंतुओं में
निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? पहला नंबर है इसमें गर्मी व पसीना सूखने का गुण। नमी व पसीना सूखने का गुण क्या होता है? जो नमी यानी कि गीलापन, गीलापन हम शरीर पर वस्त्र पहनते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, और उसका जो पसीना हो जाता है तो उसको सोख लेने का गुण होना चाहिए। दूसरा नंबर है त्वचा को शीतलता प्रदान करने वाले होने चाहिए। तीसरा नंबर है वस्त्रों में दृढ़ता लाने वाले होने चाहिए। चौथा नंबर है खिंचाव व तनाव सहन करने की पर्याप्त शक्ति वाले होने चाहिए। कोई वस्त्र खींचने से टूट फट ना जाए, इसलिए इसमें ऐसी शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, यानी कि वो मजबूत होने चाहिए। पांचवा नंबर है कोमल और आरामदायक होने चाहिए। अब बच्चों हम पढ़ेंगे तंतुओं के गुण। जिन तंतुओं का उपयोग वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है वे आकर्षक, आरामदायक, मजबूत होने चाहिए। अतः तंतुओं में निम्न गुण होने चाहिए। पहला नंबर है इसमें नमी व पसीना सूखने का गुण। दूसरा नंबर है त्वचा को शीतलता प्रदान करने वाले होने चाहिए। नमी व पसीना सूखने का गुण मतलब वो जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो हमारा जो कपड़ा होता है वो गीला हो जाता है पसीने के कारण, वो अगर सूख जाए तो ये तंतुओं के गुणों में शामिल हो जाता है। दूसरा नंबर है त्वचा को शीतलता प्रदान करने वाले। त्वचा को शीतलता यानी कि कोई वस्त्र ऐसे होते हैं जो पहनने से ज़्यादा गर्मी लगती है, कोई वस्त्र ऐसे होते हैं पहनने से शीतल होते हैं, मतलब वो ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं, त्वचा को आराम महसूस करने वाले होते हैं। तीसरा नंबर है वस्त्रों में दृढ़ता लाने वाले। वस्त्र दृढ़ मतलब मजबूत होने चाहिए। चौथा नंबर है खिंचाव व तनाव सहन करने की पर्याप्त शक्ति वाले। खिंचाव कई वस्त्र को खींचते हैं तो ताकत से खींच के निचोड़ा भी जाता है, तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि ये नहीं कि निचोड़ने पर वो खराब हो जाए या उसका रेशा टूट जाए, फट जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर है कोमल व आरामदायक व सुख प्रदान करने वाला है। वस्त्र ऐसे ही अधिक प्रिय होते हैं, कोमल और आरामदायक, जो त्वचा को नुकसान ना पहुंचाएं और हमें पहनने पर आराम का एहसास कराने वाले होने चाहिए। इसके बाद है छठवां पॉइंट चमक व कांति युक्त। उसकी चमक हमेशा बनी रहे। वस्त्र कई बार भी धुल जाए लेकिन उसकी चमक नष्ट नहीं होनी चाहिए। सातवां पॉइंट एक दूसरे धागों से सटने व पृथक होने की क्षमता वाले। सटे रहते हैं धागे तो उसमें बीच में स्पेस नहीं आता है, अगर स्पेस आ जाता है तो दरार आ जाती है, दिखने में वो भद्दे महसूस होने लगते हैं। आठवां पॉइंट है तंतुओं का सूक्ष्म होना भी उनका आवश्यक गुण है। इससे मुलायम वस्त्र तैयार होते हैं। सूक्ष्म होना में भी मतलब तंतु में एकदम महीन होने चाहिए, ठीक है, ये उनके गुणों में शामिल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तंतु प्राप्ति के स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें तंतु मिलते हैं। वैसे तो विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के तंतु प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें कई साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें पहला नंबर है जानवरों द्वारा, कई तंतु हमें जानवरों से मिलते हैं। दूसरा नंबर है प्राकृतिक साधनों द्वारा। तीसरा नंबर है खनिजों द्वारा। चौथा नंबर है कृत्रिम द्वारा, और पांचवा नंबर है एस्बेस्टस। छठवां नंबर है सोने चांदी द्वारा। सातवां है रासायनिक साधन द्वारा। इसमें हम पढ़ेंगे जानवरों द्वारा। पहला नंबर है जानवरों द्वारा, इन्हें एंट्रिक तंतु भी कहते हैं। इन्हें कौन से तंतु कहते हैं? एंट्रिक। रेशम तथा ऊन के तंतुओं को जानवरों व भेड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
रेशम के तंतुओं की प्राप्ति एक प्रकार के कीड़ों से व ऊन के तंतुओं की प्राप्ति भेड़ों के बालों द्वारा होती है। तो इसके बाद है प्राकृतिक साधनों द्वारा कौन कौन से तंतु हमें प्राप्त होते हैं। वनस्पति तंतु जैसे रुई, जूट, फ्लेक्स, हेम्प आदि तंतुओं को पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। इन पेड़ पौधों से रेशे युक्त पदार्थ होते हैं जो वस्त्र बनाने के तंतुओं की दृष्टि से बहुत लाभकारी होते हैं। ये रेशे पेड़ पौधों के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे फ्लैक्स, हेम्प, जूट पेड़ की छाल से प्राप्त होते हैं। कपास के बीज रुई का निर्माण करते हैं। कुछ तंतु पत्तों, फलों, जटाओं से भी निर्मित होते हैं, जैसे नारियल की जटा से चटाई, रस्सी, पावदान, कालीन आदि बनाते हैं। इसमें तीसरा नंबर आता है खनिजों द्वारा निर्मित। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं खनिज। इसमें पहला नंबर है सोने चांदी और दूसरा है एस्बेस्टस। सोने चांदी द्वारा कौन कौन से तंतु होते हैं। देखिए, सोने चांदी के तारों को बहुत महीन करके उन पर सूती धागे लपेटकर जरी वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इनसे बने हुए कपड़े बहुत महंगे होते हैं। राजा महाराजाओं के यहाँ पहले इसके वस्त्र पहने जाते थे। दूसरा नंबर है एस्बेस्टस। ये एक विशेष प्रकार के तंतुमय चट्टान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें शिला तंतु भी कहते हैं। इन तंतुओं से बने वस्त्रों पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ आग लग जाती है ना बच्चों, ये एस्बेस्टस के ही तंतु काम आते हैं। इसके बाद आता है कृत्रिम साधन। आधुनिक युग में व्यक्ति अपने ज्ञान व प्रतिभा के फलस्वरूप अनेक अनुसंधानों द्वारा विभिन्न प्रकार के कृत्रिम तंतुओं का निर्माण किया है। इनकी कच्ची सामग्री प्रकृति की ही देन है। इन्हें मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं, जैसे टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिन कपड़े कृत्रिम तंतुओं द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ये जो तंतु हैं ये प्रकृति द्वारा नहीं तैयार किए जाते, ये मानव ने बनाए हैं। अगला नंबर है रासायनिक साधन। रासायनिक साधन बांस या लकड़ी, लुगदी आदि रासायनिक पदार्थों को कई तरह की विधियों द्वारा द्रव के रूप में बदलकर मशीन से रेशे तैयार किए जाते हैं। फिर इन रेशों को वस्त्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो रेशम के निर्माण के लिए सेलुलोज को कुछ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी एक घोल के रूप में बना लिया जाता है। इससे तंतु और फिर धागे बनाए जाते हैं।